गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू श्री साई पॉलीटेक्निक। तो हमारा सब्जेक्ट IAM इंडक्शन मोटर इंडस्ट्रियल एसी मशीन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ रहे थे 20 to 28 मार्क्स के लिए। हमारा लास्ट लेक्चर था रोटर करंट इम्पेडेंस एंड पावर फैक्टर अंडर स्टार्टिंग एंड रनिंग कंडीशन। दोनों में मेन डिफरेंस किसका है? स्टार्टिंग में स्लिप नहीं रहती है और रनिंग में स्लिप रहती है, जो कि दोनों भी हमने इक्वेशन देखे हैं। नाउ द नेक्स्ट इज रिलेशन ऑफ रोटर करंट रोटर टॉर्क, रोटर EMF एंड रोटर पावर फैक्टर। यानी कि रोटर का जो टॉर्क है उसका रोटर के EMF एंड रोटर के पावर फैक्टर में क्या रिलेशन है, ये हमको देखना है। ठीक है, ये आपने DC मोटर में भी पढ़ा होगा कि टॉर्क का रिलेशन क्या रहता है विथ रिस्पेक्ट टू EMF एंड पावर फैक्टर। यहाँ पे हमारा रोटर है, वहाँ पे क्या था? आर्मेचर था DC मोटर में। यहाँ पे क्या है? रोटर है। तो थोड़ा DC मोटर के बारे में थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। इन जनरल टॉर्क रिलेशन इन केस ऑफ DC मोटर इज दैट टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर्मेचर करंट, दैट इज ये आर्मेचर करंट। यानी कि टॉर्क क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर्मेचर करंट। ये DC मोटर में होता है। दैट मीन्स सेकंड पॉइंट, दैट मीन्स टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्स फाई एंड आर्मेचर करंट IA। तो ये किसके ऊपर डिपेंड है? फाई जो कि हमारा टोटल फ्लक्स है वो, एंड आर्मेचर करंट IA। क्योंकि आर्मेचर में करंट उतना ही प्रोड्यूस होगा जितना कि ये फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, इसलिए वो किसके ऊपर डिपेंड है? फ्लक्स एज वेल एज आर्मेचर करंट। ठीक है, इतना क्लियर है। ये DC मोटर का था। यही हमको किसके लिए पढ़ना है? इंडक्शन मोटर के लिए इसका रिलेशन क्या रहेगा। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। द टॉर्क इन केस ऑफ इंडक्शन मोटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ध्यान से देखना, टॉर्क ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, यानी कि हमारा टॉर्क किसके ऊपर डिपेंड है? स्टेटर फ्लक्स पर पोल, स्टेटर के फ्लक्स के पोल, स्टेटर फ्लक्स पर पोल इनटू रोटर करंट, जो हम I2 से डिनोट करते हैं, एंड रोटर पावर फैक्टर, दैट इज cos phi 2। वही हमको यहाँ पे लिखना है। टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, यानी कि स्टेटर फ्लक्स किससे डिनोट किया है? सिर्फ फाई से, इंटू I2 मतलब रोटर करंट एंड cos phi मतलब रोटर पावर फैक्टर। लेकिन हम फाई जो है उसको E2 भी लिख सकते। जितना ज़्यादा स्टेटर फ्लक्स रहेगा उतना ही रोटर EMF रहता है। ठीक है, इसलिए मैं फाई की जगह पे यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? E2। तो ये मेरा इक्वेशन क्या बन गया? T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2 I2 cos phi 2। ये फाई की जगह पे मैंने सिर्फ क्या लिखा है? E2। क्यों? बिकॉज फाई इज इक्वल टू E2, वेयर फाई इज इक्वल टू स्टेटर फ्लक्स पर पोल है।
पर पोल और नहीं, ठीक है। उसके बाद I2 इज इक्वल टू रोटर करंट कब एट स्टैंड स्टिल, अभी तक रोटर घुमा नहीं है। cos phi 2 इज इक्वल टू रोटर पावर फैक्टर एट स्टैंड स्टिल, मतलब cos phi 2 इज अ रोटर पावर फैक्टर एट स्टैंड स्टिल। Then what is E2? E2 is the rotor induced EMF at standstill, ठीक है। And what is phi 2? Phi 2 क्या है? It is the angle between E2 and I2। ये क्या है? It is the angle between E2 and I2। अगर उसको कॉस लगाते हैं तो वो क्या हो जाएगा? पावर फैक्टर, ये वाला, ठीक है। क्लियर है? यहाँ पे बहुत ईजी है। टॉर्क का इक्वेशन क्या है? टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई I2 cos phi 2। मैं फाई को E2 भी लिख सकता हूँ, इसलिए दूसरा इक्वेशन बनता है टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2 I2 cos phi 2। अभी मैंने यहाँ पे E2 क्यों लिखा? फाई रहा तो भी चलता है ना, लेकिन आप देखो cos phi 2 भी क्या है? रोटर की टर्म है। I2 भी किसकी है? रोटर की टर्म है। लेकिन फाई किसकी है? स्टेटर की है। तो मैंने E2 लिख दिया यहाँ पे, जो कि रोटर की टर्म है। तो सभी किसके टर्म हो गए? रोटर के। T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2 I2 cos phi 2, ठीक है। तो ये मेरा इक्वेशन था, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2 I2 cos phi 2। जब ये मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाता हूँ तो इक्वल्स टू आ जाएगा, और उसके जगह पे हम क्या लेते हैं? ये कांस्टेंट। सो T इज इक्वल टू K1 E2 I2 cos phi 2। ये आपका टॉर्क का इक्वेशन है, इसको नोट करके रखना है आपको। दिस इज द टॉर्क इक्वेशन, जनरल इक्वेशन है ये, बाद में हम इसको डिराइव करेंगे। वेयर, तो हमने जो यहाँ पे K पुट किया है वो क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो ये अभी इक्वेशन से हमको क्या पता चलता? फ्रॉम अबोव रिलेशन इट इज ऑब्जर्व दैट द टॉर्क इज डिपेंड ऑन पावर फैक्टर ऑफ द रोटर विच इज डिपेंड ऑन द पैरामीटर ऑफ R2 एंड X2। यानी कि टॉर्क, ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड है? पावर फैक्टर के ऊपर। cos phi 2 है ना यहाँ पे, बाकी टर्म भी है लेकिन वेरिएबल टर्म क्या है? cos phi 2। तो मैक्सिमम किसके ऊपर डिपेंड है? पावर फैक्टर के ऊपर, ठीक है। और ये पावर फैक्टर जो है वो किसके वजह से चेंज होता है? रोटर के रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस की वजह से, ठीक है। मतलब इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड है वो? ये दोनों R2 एंड X2 के ऊपर। पावर फैक्टर डिपेंड है किसके ऊपर? सॉरी, टॉर्क किसके ऊपर डिपेंड है? पावर फैक्टर के ऊपर। और पावर फैक्टर किसके ऊपर डिपेंड है? R2 एंड X2 के ऊपर। इसके वजह से इनडायरेक्टली टॉर्क किसके ऊपर डिपेंड है? R2 एंड X2 के ऊपर, ठीक है। तो ये इक्वेशन था। उसके बाद अगर कोई हम लोड ऐड करते हैं तो उसका रिएक्शन ये इक्वेशन के ऊपर क्या होगा? जैसे हम हमारा फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अगर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है, ये प्रैक्टिकल केस नहीं है लेकिन थ्योरी में पढ़ना है हमको। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है तो क्या होगा? पावर फैक्टर में चेंज, फाई cos phi 2 इज इक्वल टू 1 आएगा। यानी कि मेरा पावर फैक्टर कितना आ रहा है अभी? 1। क्यों? बिकॉज, एक मिनट,
हाँ, थोड़ा गलत था यहाँ पे। cos phi 2 इज इक्वल टू 1 ये कब होता है? वेयर व्हेन द phi 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि मेरा पावर फैक्टर कब 1 आएगा? जब दोनों किसके I2 और E2 के बीच में का एंगल क्या रहेगा? एंगल बिटवीन I2 एंड E2 क्या रहेगा? 0, यानी कि phi 2 इज इक्वल टू 0 रहेगा, तब मेरा पावर फैक्टर क्या आएगा? 1। ये कब होता है? सॉरी, कब होता है? जब प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है तभी। हमने ECN या फिर ECM में पढ़ा होगा कि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट रहता है तो दोनों भी वोल्टेज एंड करंट फेज में रहते हैं, दोनों का एंगल क्या रहता है? 0, इसलिए पावर फैक्टर क्या आता है? 1। ठीक है, जो यहाँ पे हमने लिखा है, बिकॉज E2 एंड I2 आर इन फेज इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। E2 इज प्रोड्यूस्ड बाय phi, सो E2 इज इन फेज विथ phi। E2 किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ है? phi के वजह से, और उसी की वजह से E2 क्या रहता है? phi के फेज में रहता है। सो इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट टॉर्क ऑब्टेन्ड इज हायर। इतना याद में रखना, ये उतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, फिर भी समझने के लिए बता रहा हूँ कि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में पावर फैक्टर 1 रहता है। क्यों? क्योंकि दोनों फेज में रहते हैं, E2 एंड I2, और एंगल कितना रहता है? 0। अगर cos ऑफ 0 कैलकुलेटर में डालते हो तो आपका आंसर 1 आएगा, मतलब पावर फैक्टर क्या है? 1। इसके वजह से प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में जो टॉर्क रहता है वो क्या रहता है? ज़्यादा रहता है, ऑब्टेन्ड इज हायर। वैसे ही फॉर द प्योरली इंडक्टिव रोटर सर्किट, ठीक है, उसके लिए वो टाइम पे क्या होता है? इन दिस केस द एंगल phi 2 इज मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, यानी कि 0 डिग्री से ज़्यादा है और 90 डिग्री से कम है प्योरली इंडक्टिव में। तो इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है? I2 लैग्स E2 बाय एंगल phi 2। हमने पढ़ा है ये पहले ECI में कि E2 क्या करेगा? लैग करेगा E2 को कुछ एंगल से, वो एंगल क्या है? phi 2। तो अभी इसमें टॉर्क क्या मिलेगा अपने को? इट इज सीन दैट इंडक्टिव सर्किट फॉर सर्टेन ड्यूरेशन द टॉर्क इज निगेटिव। ठीक है, तो टॉर्क क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा, और उसकी वैल्यू क्या मिलेगी? कम मिलेगी, लेस मिलेगी। समझ में आया? इंडक्टिव सर्किट में phi 2 की वैल्यू क्या है? 0 से लेके 90 डिग्री तक, और करंट क्या कर रहा है? लैग कर रहा है, इसलिए जो भी टॉर्क मिलेगा दैट विल बी ऑब्टेन वेरी लेस। ठीक है, रेजिस्टिव में ज़्यादा मिला क्योंकि पावर फैक्टर 1 था। यहाँ पे I2 लैग हो रहा है तो हमको टॉर्क भी निगेटिव मिलेगा और लेस टॉर्क इज ऑब्टेन। अभी तीसरा कौन सा है? प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। उसमें क्या होता है? इन दिस केस द एंगल phi 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। कैपेसिटिव में एंगल कितना रहता है? 90 डिग्री रहता है। सो उसकी वजह से द एवरेज टॉर्क विल बी 0। अब ये 0 कैसे आता है? बिकॉज दिस इज द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड टॉर्क विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड। इसका मतलब ये इधर खींच रहा है, इसका पावर 50 है, और ये इधर खींच रहा है, इसका पावर भी 50 है। ठीक है, यानी कि दोनों को मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो ये इधर खींच रहा है राइट साइड में, ये इधर लेफ्ट साइड में खींच रहा है, लेकिन दोनों का पावर क्या है? 50-50 है। तो ये ना इधर जाएगा ना लेफ्ट में जाएगा, तो टोटल जो मेरा वर्क है वो क्या हो जाएगा? 0। यानी कि जो टॉर्क है
वो क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि दोनों की मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, हेंस द नेट टॉर्क इज 0। समझ में आया? 3 पढ़ा है हमने। फॉर द प्योरली रेजिस्टिव सर्किट फाई कितना रहता है, 0 रहता है, उसकी वजह से पावर फैक्टर 1 मिलेगा, और E2 एंड फाई दोनों भी फेज में रहेंगे, इसकी वजह से टॉर्क ज़्यादा मिलेगा। और प्योरली इंडक्टिव सर्किट में क्या होगा, जो एंगल रहेगा वो 0 से लेके 90 डिग्री तक रहेगा, और करंट क्या करेगा, लैग करेगा, उसकी वजह से टॉर्क हमको कम मिलेगा। उसके बाद पावर फैक्टर कैपेसिटिव सर्किट, प्योरली कैपेसिटिव में φ2 इज इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री है, सो द एवरेज टॉर्क विल बी 0। दोनों की जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल रहेगी, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से जो नेट टॉर्क है वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। कल हम बहुत इम्पोर्टेंट इक्वेशन डिस्कस करने वाले हैं। हमको टॉर्क डिराइव करना है स्टार्टिंग कंडीशन एंड रनिंग कंडीशन में। तो कल जो हमने 2 इक्वेशन देखे थे रोटर के, करंट, इम्पिडेंस एंड पावर फैक्टर के, जो कि आपके असाइनमेंट है दोनों, वो थोड़ा पढ़ के आइए, तभी आपको कल के लेक्चर में कुछ समझ में आएगा। ठीक है? अगर फिर से रिवीजन करना है तो वीडियो फिर से देखिए, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और इजी भी है, सिर्फ हमको वहाँ पे वैल्यू पुट करना है। ठीक है? अगर इसके बीच में कुछ डाउट है तो यू मे आस्क इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू सो